निर्दयी निर्दयी तानाशाह के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। शैडो, क्या तुम अब भी लड़ने जा रहे हो? नैना जानती थी कि वह आज मौत से नहीं बच पाएगी, लेकिन फिर भी वह हठपूर्वक खड़ी रही, अपने हाथ से अपने मुंह के कोने से काला खून पोंछा और फिर अपने हाथ से बगल की दीवार को पकड़ लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। नैना ने गुस्से से दहाड़ लगाई और अपनी चोटों की परवाह किए बिना अचानक अभय की ओर दौड़ा। उसी समय उसके हाथ में मौजूद रेशम फुफकार के साथ उसके हाथ से खींच लिया गया और अभय की ओर दौड़ा। यह हताश करने वाला हमला बेहद तेज था। ड्रग माफिया ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, उसके सामने मौजूद नैना ने अचानक पलटकर वहां मौजूद चीहू पर हमला कर दिया। चीहू, जो वहां खड़ा था, ने कभी नहीं सोचा था कि वो उस पर झपट पड़ेगी। वो जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि नैना के हाथ में पकड़ा रेशम अचानक उसके गले में लिपट गया और फिर चीहू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। फिर मैंने देखा कि नैना ने दोनों हाथों से उसे जोर से खींचा और रेशम चीहू के गले में सरक गया। तभी चीहू का पूरा शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा और उसकी गर्दन पर अचानक खूनी दरार दिखाई दी। मृत चीहू को नैना ने एक पल में मार डाला। चीहू के मृत शरीर को देखकर अभय चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और वह अचानक दौड़कर आया। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। नैना ने जब चीहू को एक ही चाल में हरा दिया तो उसके पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उसके पास बचने का कोई समय नहीं था और अभय ने उसे कंधे से पकड़ लिया। फिर अभय का दूसरा हाथ भूत की तरह नैना के शरीर पर लगा और नैना ने एक और मुंह काला खून थूक दिया। वो जमीन पर पड़ी थी, उसका मुंह काले खून से भरा हुआ था, लेकिन उसका शरीर कहाँ था? ये और भी अस्थिर है। सामने वाले ड्रग माफिया के बारे में क्या? लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। भाड़ में जाओ। आवाज निकलने के बाद अचानक एक हाथ उठा। इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब नैना विषधर के हाथों दुखद रूप से मरने वाली थी, एक आकृति अचानक उस पर झपटी। उसे चोट मत पहुंचाओ। जिस क्षण अचानक अभय के पीछे से आवाज आई, अभय अचानक घूम गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ओर दौड़ता हुआ आदमी अपने हाथ में मुट्ठी भर चूना पकड़े हुए था। तभी वह आदमी दौड़ता हुआ आया और मुट्ठी भर चूना उस जहरीले आदमी की आंखों में फेंक दिया। अभय चौंक गया और जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन चूने का पाउडर अभी भी उसकी आंखों में चला गया और तुरंत उसकी आंखों में जलन फैल गई। जो आदमी भागा था, उसने अभय की कमर पकड़ ली और पीछे की ओर भागा। ड्रग माफिया का पूरा शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बदमाश अचानक इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होगा और उस पर चूने से हमला करेगा। नैना, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मरने के लिए तैयार थी, ने आश्चर्य से अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह कौन था? क्या यह विवान नहीं है जिसे उसने डांटा था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे बचाने के लिए वापस आएगा। बेवकूफ, क्या तुम एक आदमी माने जाओगे अगर तुम एक औरत को धमकाते हो? विवान ने अपने शरीर से अभय को दबाया, अपनी मुट्ठी उठाई और बिना किसी शर्म के अभय के सिर पर मारा। विवान, जो बचपन से ही लड़ता आ रहा था, काफी चालाक था। उसने सीधे अभय की आंख में मुक्का मारा। अभय, जिसकी आंखें पहले से ही चूने से चुभ रही थीं, अचानक इस बदमाश ने उसकी आंख पर मुक्का मारा और वह दर्द से चीख उठा। क्रोधित अभय ने अचानक अपना घुटना उठाया और विवान की छाती पर पटक दिया। विवान उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वो बुरी तरह गिरा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। विवान जैसे साधारण व्यक्ति की तुलना ऐसे खूंखार हत्यारे से कैसे की जा सकती है? हालांकि इस ड्रग लॉर्ड ने अपने पूरे जीवन में कपटी होने का दावा किया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आज बदमाश विवान के हाथों में पड़ जाएगा। वो सबसे आम लड़ाई की रणनीति, चूना, से अंधा हो गया था। उसकी आंखें अब जलने लगी थीं और वह उन्हें खोल नहीं पा रहा था। वो खड़ा हो गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। विवान की पिटाई से उसकी बाईं आंख से खून बह रहा था। बाहर आओ, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अभय ने पागलों की तरह कहा। उसके आसपास खड़े दो छोटे भाई अंधे ड्रग माफिया का समर्थन करने के लिए दौड़े। हालांकि अभय ने सोचा कि यह कोई दुश्मन है जो उसके पास आ रहा है, इसलिए उसने अचानक हाथ बढ़ाया और एक काले सूट में एक आदमी को पकड़ लिया जो उसके पास आ रहा था, और तुरंत अपने हाथ से उस आदमी का गला दबा दिया। आदमी ने कोई आवाज भी नहीं की और बस फुसफुसाया और संघर्ष करना बंद कर दिया। मृत बाकी बचा सूट पहने आदमी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जहरीले सांप ने उसके चेहरे पर लात मारी और फिर जहरीले सांप की अंगूठी वाले हाथ ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। अभय को देखते हुए, जो इस समय पागल की तरह लग रहा था, नैना अचानक अपने घायल शरीर के बावजूद खड़ा हो गया और फिर अंधे अभय की ओर झपटा। जब अभय ने पीछे से तेज हवा आती सुनी तो वह जल्दी से घूम गया, लेकिन चूंकि वह देख नहीं सकता था तो वह नैना का मुकाबला कैसे कर सकता था?
जैसे ही वो मुड़ा, नैना के हाथ में घातक रेशम अचानक उसकी गर्दन में उलझ गया। तभी नैना की आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा दिखाई दी और उसने अपने हाथ से खींच लिया। एक कश के साथ अभय का शरीर लकड़ी के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन पर एक पतली रक्त लाल रेखा विशेष रूप से डरावनी थी। मर गया, ड्रग माफिया भी मर गया। विवान घबरा गया जब उसने ड्रग लॉर्ड को अपने सामने गिरते देखा। इससे पहले उसने केवल टीवी पर ही हत्या के दृश्य देखे थे, इसलिए जब उसने पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा तो वो दंग रह गया। अपनी आंखें झपकाते हुए और विवान को देखते हुए उसे लगा कि अब उसके पास खुद को संभालने की ताकत नहीं है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर गई। विवान चौंक गया और जल्दी से दौड़कर नैना को उठाने आया। अरे अरे, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नैना के बारे में क्या? मैं उसकी कोई आवाज नहीं सुन सकता था, वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। विवान खड़ा हुआ और जमीन पर पड़ी लाशों को देखने लगा। उसने पहले कभी ऐसा खूनी दृश्य नहीं देखा था और पहली बार उसे गहरा सदमा लगा। हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? ये सभी लोग मर चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? वो बुदबुदाया। इन लाशों को देखते हुए विवान ने जल्दी और चतुराई से उन्हें एक एक करके अपने छोटे से कमरे में ले जाया। जल्द ही सभी शवों को कमरे में ले जाया गया और फिर विवान ने खून के धब्बे साफ करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया। वह जल्दी से नैना के बेहोश शरीर को उठाकर ओल्ड सोहन की छोटी दवा की दुकान की ओर भागा। विवान देख सकता था कि अगर उसने इस महिला को नहीं बचाया तो ये जल्द ही मर जाएगी, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग गया। जब वे ओल्ड सोहन की फार्मेसी में पहुंचे, ओल्ड सोहन ने पहली नज़र में विवान को देखा। विवान, क्या तुम ठीक हो? बूढ़े सोहन ने आगे बढ़कर चिंता से पूछा। पता चला कि उसे चिंता थी कि उपद्रवी विवान के पीछे पड़ जाएंगे। आखिरकार वह वही था जिसने उसे बताया था कि विवान कहाँ रहता है। इस समय वह पलक झपकाए बिना नहीं रह सका और पाया कि विवान ने एक बेहोश महिला को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो थोड़ा स्तब्ध था। यह महिला, ओल्ड सोहन ने विवान की बाहों में नैना की ओर इशारा करते हुए कहा। मिस्टर सोहन, कृपया उसे जल्दी से बचा लें। वह गंभीर रूप से घायल है और उसे जहर दिया गया है। विवान ने नैना के नाजुक शरीर को अंदर एक छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया। यद्यपि उनके सामने खड़े बूढ़े सोहन को यह समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर भी वे लोगों को बचाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसे क्या हुआ? क्या उसे जहर दिया गया था? यहाँ, विवान ने इशारा करके कहा। जब उन्होंने महिला के घाव को खोला तो वे ये देखकर चौंक गए कि वह बैंगनी और काला था तथा आसपास का क्षेत्र सूजा हुआ था। जब ओल्ड सोहन ने महिला की चोटें देखी तो उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। चोट बहुत गंभीर है, उन्होंने दवा लेने के लिए जल्दी से जाते हुए कहा। वो जल्दी से नैना के इलाज के लिए दवा का डिब्बा ले आया। विवान, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने नैना की कसकर बंद आंखों को देखा। उसका सिर गड़बड़ हो गया था। आखिर उसने क्या किया? उसके छोटे से कमरे में अब कई लाशें छिपी हैं। अगर पुलिस आ गया तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक परेशान होता, लेकिन फिर भी उसे स्वयं को जागृत रखने का प्रयास करना पड़ता। नहीं, मैंने इन लोगों को खुद नहीं मारा। यह वह अजीब और रहस्यमयी महिला थी जिसने उन्हें मारा, विवान ने सोचा। वो एक हत्यारा है। विवान को अचानक याद आया कि उसने क्या कहा था और वह चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शक्तिशाली है और हमेशा मुझे मारना चाहती है। पता चला कि वह बिना पलक झपकाए ही मुझे मार देती है। जब विवान ने फिर से नैना को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। 1 घंटे से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद बूढ़े सोहन ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, अरे, वह तुम्हारी कौन है, विवान? उसे सांप ने जहर कैसे दिया? सांप का जहर? विवान आश्चर्य से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता? बूढ़े सोहन ने विवान को देखा और कहा। उद्धरण। विवान ने तुरंत कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। वैसे वे बाहरी लोग तुम्हें क्यों देखना चाहते थे? बूढ़े सोहन ने पूछा। विवान अजीब तरह से मुस्कुराया। जब उसने उन बाहरी लोगों की करतूतों के बारे में सुना तो उसे शक होने लगा, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उन बाहरी लोगों की लाशें अब उसके घर में हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, कोई बात नहीं, उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया। ओह, तो यह ऐसा ही है। वे लोग वास्तव में क्रूर हैं। विवान, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे प्रांतों के उन बुरे लोगों को भड़काना बेहतर नहीं है, बूढ़े सोहन ने गंभीरता से कहा। विवान ने लापरवाही से सिर हिलाया, लेकिन उसका सिर गड़बड़ हो गया था। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे कमरे में अब कई लाशें हैं। एक दिन के लिए उन्हें छिपाना ठीक है, लेकिन अगर वे लंबे समय तक छिपी रहीं तो वे जरूर सामने आ जाएंगी। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि उसके सामने मौजूद हत्यारा नैना जिंदा है या मर चुका है। ये सोचकर विवान का सिर चकरा गया। विवान, मैं इस महिला की चोट को ठीक नहीं कर सकता, बूढ़े ने अचानक महिला के घाव को देखते हुए कहा। मैं अधिक से अधिक केवल उसके घावों का उपचार कर सकता हूँ।
जहां तक उसके शरीर में जहर की बात है तो मेरे पास कोई सीरम नहीं है। विवान को अचानक उदास महसूस हुआ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? श्री सोहन, आपको उसे बचाना होगा। बूढ़े ने विवान को देखा और कहा, विवान, मुझे सच बताओ, यह महिला तुम्हारे लिए कौन है? विवान एक पल के लिए अवाक रह गया। हाँ, वो उसके लिए कौन है? काफी देर तक सोचने के बाद भी विवान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। लिटिल विवान, क्या यह वही गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें मिली है? मुझे लगता है कि यह महिला तुम्हारे लिए काफी अच्छी जोड़ी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड? विवान उत्साहित हो गया जब उसने अचानक सुना कि श्री सोहन ने क्या कहा। अत्यंत शर्मिंदा दिखते हुए वह केवल सिर हिलाकर मुस्कुरा सका, लेकिन वो खुद से यह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका, हे भगवान, वो एक हत्यारी है। लेकिन फिर अगर ऐसी जानलेवा सुंदरता वास्तव में मेरी प्रेमिका बनने को तैयार है तो मैं, विवान, इसे स्वीकार करूंगा भले ही मैं मर जाऊं। तुम्हें औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखो, लड़की को अब जहर दिया गया है। अरे, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपने मुंह से उसके शरीर से जहर चूस लो, नहीं तो मुझे डर है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सोहन ने कहा। आह, अपने मुंह से ड्रग्स चूसो? विवान ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। क्या हुआ? क्या तुम इतनी खूबसूरत प्रेमिका को जहर से मरते हुए देख सकते हो? विवान को अचानक उदास महसूस हुआ। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आपको सचमुच मुंह से दवा लेनी पड़ती है? मैं, विवान ने 2 बार मैं कहा लेकिन कुछ कह नहीं सका। जल्दी करो, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? मैं पहले बाहर जाऊंगा, तुम जल्दी से अपने मुंह से जहर चूस कर बाहर निकालो। जब तुम दवा चूसो तो अपने मुंह पर सफेद पट्टी का एक टुकड़ा रखना याद रखो। सावधान रहो कि जहर तुम्हारे पेट में न चला जाए, और तब तक चूसते रहो जब तक खून लाल न हो जाए। श्री सोहन की बात समाप्त होने के बाद वे धीरे धीरे अकेले बाहर चले गए। विवान, जो पीछे रह गया था, अवाक रह गया। बिस्तर पर लेटी सुंदरता को देखकर उसे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें सचमुच इसे अपने मुंह से चूसने की जरूरत है? अगर कोई इतनी खूबसूरत औरत की त्वचा को चूमना नहीं चाहता तो 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक तरह का हिजड़ा और दूसरा मूर्ख। इसलिए निश्चित रूप से विवान अपने मुंह से नैना की सुगंधित त्वचा को छूना चाहता था, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने सच में ऐसा किया तो उसकी जान चली जाएगी। ये औरत एक हत्यारी थी, एक हत्यारी जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देती थी। लंबे समय तक सोचने के बाद विवान अंततः अपने दिल पर काबू नहीं पा सका। चूसना। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और महिला की बर्फ सी सफेद और क्रिस्टल जैसी त्वचा को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से नैना के घाव पर पट्टी रखी, फिर झुककर मुंह से चूसा। जब उसने खून का पहला कौर चूसा तो उसे मुंह में खट्टापन महसूस हुआ। उसने काला खून थूक दिया। फिर उसने दवा को अपने मुंह से चूसना शुरू कर दिया। जल्द ही एक के बाद एक उसके मुंह से काले खून की एक बड़ी मात्रा फिर से बाहर निकली और अंततः विवान ने नैना के शरीर से लगभग सारा जहर चूस लिया। उसने अपनी आस्तीन से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, जल्दी से नैना के कपड़े ऊपर खींचे, फिर मुड़कर चिल्लाया, मिस्टर सोहन। जब ओल्ड सोहन ने विवान को कमरे में चिल्लाते हुए सुना तो वह लंगड़ाते हुए अंदर आया। क्या तुमने धूम्रपान करना समाप्त कर दिया है? बूढ़े सोहन ने आंखें झपकाते हुए पूछा। विवान ने सिर हिलाया। हाँ, लाल रक्त दिखाई दिया है। एल्डर सोहन ने नैना के घाव पर नजर डाली और पाया कि जहर वाले हिस्से के आसपास की त्वचा का रंग धीरे धीरे सामान्य हो गया था, अब पहले जैसा बैंगनी काला रंग नहीं रहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। जब तक उसका जहर चूस लिया जाएगा वह ठीक रहेगी। मैं बाद में उसके लिए कुछ दवा लाऊंगा, बूढ़े सोहन ने कहा। श्री सोहन की बात सुनकर विवान तुरंत खुश हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि इस महिला ने आखिरकार उसे बचा लिया। बातचीत करते हुए श्री सोहन विवान के लिए दवा लेने चले गए। जब श्री सोहन लंगड़ाते हुए दवा लेकर अंदर आए तो उन्होंने अचानक पाया कि झोपड़ी खाली थी। वो व्यक्ति कहाँ था? गया। विवान कहाँ है? ये तब हुआ जब विवान ने सुना कि नैना के शरीर में जहर मूल रूप से ठीक हो गया है, तो उसने ओल्ड सोहन के साथ और अधिक समय तक नहीं रहने का फैसला किया। क्योंकि वह जानता था कि यद्यपि श्री सोहन की फार्मेसी छोटी थी, लेकिन वह हिंगना में एकमात्र थी, इसलिए कई लोग अक्सर आते जाते रहते थे। अगर वे विवान की पीठ पर ऐसी अजीब महिला को ले जाते हुए पकड़े गए तो उन्हें निश्चित रूप से संदेह होगा। हिंगना जैसे छोटे शहर में क्या छिपा हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव था, इसलिए विवान के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेहोश नैना को अपनी पीठ पर उठाकर विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। मेरे कमरे में कई लाशें पड़ी हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकता, है ना? लेकिन जब विवान ने चारों ओर देखा तो वहां वास्तव में कोई जगह नहीं थी। हिंगना पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहां केवल पहाड़ और हरे भरे पेड़ थे। इस बारे में सोचने के बाद विवान ने आखिरकार अपना कमरा चुना।
उसने नैना को अपनी पीठ पर उठाया और फिर से अपने छोटे से कमरे में लौट आया। जैसे ही मैंने लोहे का छोटा सा दरवाजा खोला, मुझे खून की तेज गंध आई। उसने अपनी नाक भींच ली, जमीन पर पड़ी ठंडी लाश को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और धीरे से नैना को बिस्तर पर पीठ के बल लिटा दिया। जब उसने उसे नीचे रखा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने अपने पीछे से हांफने की आवाज़ सुनी थी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और डर के मारे चिल्लाया। पता चला कि हत्यारी महिला वास्तव में जाग रही थी। तुम जाग रहे हो? विवान ने आश्चर्य से नैना को देखा और पूछा। नैना ने कुछ नहीं कहा। उसका ठंडा और सुंदर चेहरा बिना किसी भावना के उसे देखता रहा। उसकी आंखें स्थिर थीं। विवान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। अरे, तुम ठीक हो? नैना चुप रही। क्या तुम मूर्ख हो? विवान ने फिर पूछा। यह वाक्य निकलते ही नैना की ठंडी आवाज गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? विवान इतना डर गया कि वह जल्दी से पीछे हट गया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वह अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। यह महिला ऐसी क्यों है? तुमने मुझे क्यों बचाया? नैना ने अचानक विवान को देखा और डरावनी आवाज में कहा। विवान ने अपने हाथ से अपना सिर खुजलाया। क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। नैना ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें उस समय डर नहीं लगा कि वह तुम्हें मार डालेगा? उसने अचानक कमरे के दूसरी ओर पड़े ड्रग माफिया के शरीर की ओर इशारा किया। सच कहूं तो मैंने उस समय इतना नहीं सोचा था। मुझे बस लगा कि ये लोग एक महिला को, और वह भी एक बेहतरीन महिला को, धमका रहे हैं। बस इसी कारण से मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। है, क्या ऐसा है? नैना ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक, मैं इस बल्ब की कसम खाता हूं। नैना की भौहें ऊपर उठ गईं। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? आपका नाम नैना है, यह मैं जानता हूं। और क्या जानती हो तुम? नैना ने अचानक खराब लहजे में कहा। विवान को आवाज सुनकर अजीब लगा। उसने नैना की तरफ देखा और महसूस किया कि इस महिला ने उस पर एक अनूठा दबाव डाला था। मैंने तुरंत कहा, मुझे नहीं मालूम। मुझे आपके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। मैं एक हत्यारा हूं। नैना के मुंह से अचानक एक वाक्य शब्द दर शब्द निकला। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि विवान के सामने खुलकर बात की। विवान की चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी अकड़ गई थीं और वह वहीं स्थिर खड़ा होकर नैना को देख रहा था। वास्तव में विवान निश्चित रूप से उसकी पहचान जानता था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। हत्यारे का पेशा क्या था? यह जरूर कोई गुप्त पेशा होगा। अगर किसी को उसकी पहचान पता चल गई तो वह निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को मार डालेगी। यही टीवी पर दिखाया जाता है, इसलिए विवान थोड़ा डरा हुआ था। उसे सच में डर था कि यह महिला उसके खिलाफ हो जाएगी और उसे मार डालेगी। स्तब्ध विवान को देखते हुए नैना ने अचानक अपने मुंह के कोनों को एक फीकी मुस्कान में बदल दिया। वो मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि विवान लगभग बेहोश हो गई। दो उतले डिंपल और बिल्कुल निर्दोष चेहरा उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं एक हत्यारा हूं? नैना ने अचानक विवान की ओर देखा और कहा। हैरान हूं, विवान ने सच बोलते हुए कहा। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? नैना ने उसकी ओर देखा और कहा। डरना? लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। कम से कम मैंने तुम्हें बचा लिया, विवान दाओ। नैना ने धीरे से अपना गोरा चेहरा घुमाया और अपनी खूबसूरत आंखों से दूर तक देखा। मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ आप मुझे बचा लेंगे। ये भाग्य है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। नैना ने विवान को नजरअंदाज कर दिया और खुद से बात करना जारी रखा। शायद यह एक संयोग है, शायद मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन इस बार तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई। लेकिन तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। नैना की आवाज अचानक बदल गई। विवान दंग रह गया। क्या मैंने आपके नियम तोड़े? हाँ, तुमने मेरे शरीर को छुआ और अपने मुंह से। नैना आखिरकार एक लड़की है। हालांकि वो ठंडी और सुंदर है, फिर भी जब वो ऐसे शब्द कहती है तो उसका सुंदर और निर्दोष चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। जब उसने अचानक ये कहा तो नैना के चेहरे पर अचानक एक अदृश्य हत्या का इरादा दिखाई दिया। विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की हवा जम गई हो और वह वहीं स्तब्ध होकर खड़ा रहा। मेरे पास तुम्हें बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, विवान दाओ। तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए, भले ही तुमने मुझे बचाया हो, नैना ने गुस्से से कहा। विवान ने अपने दिल में कोसा, लानत है, मुझे पता था कि मेरी दयालुता निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनेगी, और इस बार यह वास्तव में सच हो गया। अच्छा, तुम क्या करना चाहते हो? विवान को अचानक थोड़ा डर लगा। मेरे सामने खड़ी यह हत्यारी औरत अपने हाथ के एक इशारे से मुझे मार सकती है। क्या मैं वाकई इतना बदकिस्मत हूँ? उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उसने खुद को मार डाला। मैंने एक बार कसम खाई थी कि अगर किसी ने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे सबसे पहले मार डालूंगी। नैना ने अचानक अपनी ठंडी आंखें घुमाई और कहा। विवान तुरंत हतोत्साहित हो गया। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? विवान ने नैना को देखा और कहा। यह सही है,
क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो। नैना हिचकिचाया और कुछ नहीं कहा। विवान स्तब्ध रह गया। क्या होगा? मैं तुमसे शादी करूंगी। नैना के मुंह से अचानक यह वाक्य निकला। ये सुनकर विवान को समझ नहीं आया कि वह उत्साहित है या डरा हुआ। वह झिझक रहा था और अवाक था। मैंने एक बार कसम खाई थी कि मेरे आदमी के अलावा कोई भी मुझे छू नहीं सकता, और जो भी ऐसा करेगा वह मर जाएगा। लेकिन अब तुमने मुझे छुआ है, और इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद नैना ने वास्तव में अपना हाथ उठाया, जैसे कि वह वास्तव में कार्रवाई करने जा रही थी। रुको! विवान चिल्लाया। नैना ने अपने हाथ हवा में उठाए और बादाम के आकार की आंखों से घूरते हुए कहा, क्यों? मरने से पहले तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारा पति बनूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। जब ये शब्द बोले गए तो हवा विस्फोटकों से भरी हुई प्रतीत हुई, मानो वो किसी भी समय फट जाएगी। जब विवान ने ये कहा तो उसने नैना की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। वो डर गया था। यदि हम इस क्षण का वर्णन करने के लिए एक मेढक हंस का मांस खा रहा है वाक्यांश का उपयोग करें तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और अत्यंत उपयुक्त है। एक गरीब युवक है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरा एक विश्व प्रसिद्ध हत्यारा 7 इविल्स है। पत्नी बनो? नैना अचानक बेकाबू होकर हंस पड़ी, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। विवान को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं गंभीर हूँ। जब तक तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, मैं, विवान, अपने जीवन के बाकी समय तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की शपथ लेता हूँ। अगर आसमान ढह जाए तो मैं उसका साथ दूंगा। अगर जमीन डूब जाए तो मैं उसे तुम्हारे लिए थाम लूंगा। अगर तुम किसी हिंसक तूफान का सामना करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नैना ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया। मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारी पत्नी बनूंगी। उसकी आवाज अचानक आकर्षक और मोहक हो गई, साथ ही उन खूबसूरत आंखों से जो आत्माओं को मोहित कर सकती थीं। विवान को लगा कि वह सपना देख रहा है। हाँ। विवान ने इतनी जल्दी सिर हिलाया कि उसकी गर्दन लगभग टूट गई। क्या आप जानते हैं कि मैंने कितने लोगों को मारा है? क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ? क्या आप जानते हैं कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? और क्या आप जानते हैं कि मेरी वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मेरी सुरक्षा के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? नैना के सवालों की श्रृंखला ने विवान को उदास कर दिया। हाँ, वह कौन है और उसका घर कैसा है? इस तथ्य के अलावा कि उसका नाम नैना था और उसका उपनाम यंग था, विवान उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वह उसकी रक्षा कैसे कर सकता था? वो तुम्हें एक ही हाथ से कुचलकर मार सकती है, तो फिर मैं उसे अपनी पत्नी क्यों बनाऊं? विवान को अचानक बहुत विडंबना महसूस हुई और उसका चेहरा गर्म हो गया। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा और मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। विवान ने अचानक अपने दांत पीस लिए और एक एक शब्द बोला। नैना ने उसकी ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराई। ठीक है, तब मैं उस दिन तक इंतजार करूंगी जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते और फिर तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अगर वो दिन आएगा तो मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारी पत्नी बनूंगी। एक शब्द, एक वादा। यह वादा उसके लिए सिर्फ एक मजाक हो सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह विवान के दिल में एक गहरी छाप बन जाएगा, हमेशा के लिए उसके दिल में अंकित हो जाएगा। अच्छा, तुमने ये कहा, मैं इसे जरूर याद रखूंगा, और मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। इस जीवन में तुम, नैना, एक दिन मेरी, विवान की, पत्नी बनने के लिए किस्मत में हो, विवान ने गंभीरता से कहा। हालांकि नैना ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। उसके जैसे व्यक्ति के लिए जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और महिला हत्यारा है, क्या वो वास्तव में एक दिन विवान से उसकी पत्नी के रूप में शादी करेगी? या फिर वो अपने उद्धारकर्ता को न मारने के लिए कोई हास्यास्पद बहाना बना रही थी? लेकिन कोई बात नहीं, विवान को नहीं मारा गया और वो सहमत हो गई। वो किस बारे में सोच रही है? विवान को पता नहीं था और उसने ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। हम अब यहाँ नहीं रह सकते, नैना ने अचानक कहा। विवान थोड़ा स्तब्ध था। हाँ, इस घर में बहुत सारी लाशें छिपी हैं। अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, विवान ने उदास होकर कहा। तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नैना ने अचानक कहा। ये सुनकर विवान थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। यहाँ से चले जाओ? कहाँ जाना है? विवान ने बहुत ही बेवकूफाना सवाल पूछा। नैना ने कहा, जाओ अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ढूंढो। यहाँ से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। लेकिन मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। मैं बचपन से ही एक अवांछित बच्चा रहा हूँ और अनाथालय में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता और माँ ने मुझे जन्म देने के बाद मेरे लिए इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अवर्णनीय कड़वाहट थी। हंसते हुए उसने अपने गले से एक ज़ेड पेंडेंट निकाला। सही कहें तो यह आधा ज़ेड पेंडेंट था क्योंकि दूसरा आधा टूट गया था। पेंडेंट का सिर्फ आधा हिस्सा ही विवान के गले में पहना हुआ था।
विवान की बात सुनने के बाद नैना की खूबसूरत आंखें हिल गईं और उसने विवान की ओर देखा। तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, नैना ने अचानक कहा। उसके ऐसा कहने के बाद विवान थोड़ा स्तब्ध रह गया। मुंबई? बेशक विवान को पता था कि मुंबई क्या है। यह एक प्रथम श्रेणी का अंतर्राष्ट्रीय शहर था, बेहद समृद्ध और एक अंतर्राष्ट्रीय हब वाणिज्यिक केंद्र भी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढ लूंगी, नैना ने कहा और उसने अपनी बाहों से एक जैड अंगूठी निकाली और उसे अपने सामने विवान को सौंप दिया। जब विवान ने संदेह के साथ सफ़ेद और पारदर्शी जैड की अंगूठी ली तो वो थोड़ा हैरान रह गया। आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं? विवान ने हैरानी से पूछा। मुंबई जाओ और शंभू नाम के किसी व्यक्ति को ढूंढो। एक बार जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो वह तुम्हारा ख्याल रखेगा, नैना ने धीरे से कहा। शंभू? विवान थोड़ा स्तब्ध था। यह सही है, जब समय आएगा तो आप उसे जैड रिंग दे दीजिए और उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है, नैना ने कहा। विवान अपना सिर खुजाने से खुद को नहीं रोक सका और लंबे समय तक सोचता रहा, उसे मेरी देखभाल क्यों करनी चाहिए? मुझे उसकी तलाश क्यों करनी चाहिए? वो तुम्हारा कौन है? बेहतर होगा कि तुम ऐसे सवाल न पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। समय आने पर तुम्हें खुद ही जवाब पता चल जाएगा, नैना ने विवान को घूर कर देखा। अगर तुम मुंबई नहीं जाना चाहते तो तुम यहाँ रह सकते हो और मरने का इंतजार कर सकते हो, या अपनी बाकी जिंदगी एक कोठरी में बंद रह सकते हो। वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी लाशें हैं, कोई न कोई तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। और जब 7 बुराइयों के लोगों को पता चलेगा कि उनके लोग यहाँ मर गए हैं तो वे निश्चित रूप से लोगों को यहाँ भेजेंगे। जब ऐसा होगा तो मुझे तुम्हें याद न दिलाने के लिए दोष मत देना। नैना के ऐसा कहने के बाद विवान अचानक उदास हो गया। उसने जो कहा वो बिल्कुल सही था। ऐसा लग रहा था कि उसे सचमुच हिंगना को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। उसके कमरे में 4 लाशें छिपी हुई थीं। हालांकि उसने उन्हें नहीं मारा, लेकिन जब समय आया तो वह इसे स्पष्ट रूप से कैसे समझा सकता था? यदि वो वास्तव में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया होता तो क्या विवान को आजीवन जेल नहीं जाना पड़ता? विवान को अचानक ये ख्याल आया तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि उसे वाकई मुंबई जाना है। ठीक है, मैं शंभू को खोजने मुंबई जाऊंगा, विवान ने धीरे से कहा। नैना ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन धीरे से कहा, आपने मेरी जान बचाई है और मैं आपकी केवल इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आपका नाम नैना है ना? विवान ने अचानक उसकी ओर देखा और पूछा। नैना ने शांति से कहा, क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, हे, मुझे तो बस यही लगता है कि तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बहुत सुंदर, विवान ने बेशर्मी से कहा। फक करना, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? नैना, जल्दी या बाद में तुम मेरी, विवान की, पत्नी बनोगी, किसी ने कहा। नैना के मुंह के कोने पर हल्का सा मोड़ दिखाई दिया। हो सकता है, लेकिन ऐसा कहने से पहले तब तक रुको जब तक तुम मुझसे शादी करने की क्षमता नहीं हासिल कर लेते। विवान ने उसकी सुंदर आकृति को देखा और मन ही मन कसम खाई, अगर मैं इस जीवन में तुमसे शादी नहीं कर सकता तो मैं एक सूअर हूं। वैसे तुम हत्यारा क्यों बनना चाहते हो? विवान ने पूछा। नैना ने ठंडी सांस ली, जैसे कि उसके लिए अपने बारे में कुछ भी करना वर्जित हो। विवान को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे जवाब देगा और वह बस वहीं ऊब कर खड़ा रहा। कई साल पहले एक छोटी लड़की थी जो बहुत भाग्यशाली थी। वो एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। चूंकि वो होशियार और प्यारी थी, इसलिए उसे पूरा परिवार प्यार करता था। दुर्भाग्य से ऐसा भाग्यशाली जीवन लंबे समय तक नहीं चला। जब वो 6 साल की थी तो किंडरगार्टन से वापस आते समय एक अजनबी ने उसका अचानक अपहरण कर लिया। तब से उसे एक अजीब जगह पर ले जाया गया। उसे नहीं पता था कि वह जगह कहाँ है, नहीं उसे पता था कि उसका अपहरण करने वाले लोग कौन थे। उसे बस इतना पता था कि यह एक बंद द्वीप है जहां उसके जैसे कई बच्चे रहते हैं। उनमें से ज्यादातर बच्चों का अपहरण उसी की तरह किया गया था। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो वो डरी हुई थी। वह अक्सर एक कोने में छिप जाती थी और अकेले में रोती थी, लेकिन वे अजनबी उसे पीटते थे और रोने नहीं देते थे। वे उसे भूखा भी रखते थे। एक दिन एक और छोटी लड़की, आयुषी, जो उसके जैसी ही पकड़ी गई थी, ने उससे कहा कि यहाँ आने के बाद आंसू अब एक पैसे के भी लायक नहीं रहे, क्योंकि यहाँ कोई पारिवारिक स्नेह नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है और कोई दया नहीं है। केवल क्रूर प्रशिक्षण और अमानवीय यातना है। यदि आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको परीक्षणों की परतों को स्वीकार करना होगा। तो उस दिन से 6 साल की लड़की ने 13 साल की उम्र तक क्रूर प्रशिक्षण स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान छोटी लड़की की केवल एक दोस्त थी और वह दोस्त छोटी लड़की आयुषी थी। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें प्रशिक्षित करने वाले लोगों के समूह ने अचानक एक योजना प्रस्तावित की। योजना लोगों को मारने की थी और वे अपने सबसे करीबी लोगों को मारना चाहते थे। इसलिए छोटी लड़की दुर्भाग्य से अपने एकमात्र दोस्त आयुषी के साथ एक साथ समूहीकृत हो गई। निर्णायक लड़ाई का समय आ गया और केवल एक व्यक्ति जीत के मैदान पर जीवित निकल सकता था।
हालांकि जियाओ मेई के उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति को जीवित रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वे दोनों मर जाते। लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में वह हमेशा आयुषी के सामने झुक जाती थी, लेकिन जब आयुषी ने उसे कई बार मारा और घायल कर दिया तो वह क्रोधित हो गई और उसने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। आखिरी चाल में आयुषी ने न तो चकमा दिया और न ही बचकर भागी। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक ही वार में उसे मार डाला। उस छोटी लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सहेली नहीं छुपेगी। वो स्तब्ध रह गई। जब वो मर रही थी तो आयुषी ने उससे कहा कि उसे जीना है, मजबूती से जीना है और यहाँ से निकल जाना है। चूंकि बाहर के दो लोगों में से केवल एक ही जीवित था तो उसे जीना था। जब उसने ये कहा तो वो मर गई। और छोटी लड़की के बारे में क्या? अंत में ये पता चला कि आयुषी ने उसे मैदान पर चोट पहुंचाने का कारण उसे गलती से खुद को मारने के लिए मजबूर करना था, क्योंकि केवल इस तरह से वह बच सकती थी, और वह बच गई। वो खून से लथपथ अकेली बाहर चली गई। उस रात वो अपनी सहेली के शव के सामने बहुत देर तक रोती रही। उस रात से वह शायद ही कभी बोलती थी और फिर कभी नहीं रोई। उसने क्रूर प्रशिक्षण शुरू किया और आखिरकार वह सफल हो गई। प्रशिक्षण के बाद वह उस जगह से चली गई और एक हत्यारा बन गई, एक निर्दयी हत्यारा। उसे शायद ये भी याद नहीं होगा कि उसने कितने लोगों को मारा है। वो केवल इतना जानती थी कि वह तभी काम करेगी जब समाज उसे कोई काम सौंपेगा। आखिरकार एक दिन जब उसने फिर से एक माँ और बेटी को मार डाला तो उसने बेटी को अपनी खून से लथपथ माँ के सामने रोते हुए देखा और उसका दिल नर्म हो गया, इसलिए उसने उसे जाने दिया। वो इससे थक चुकी थी और वह उस तरह के हत्यारे करियर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन संगठन ने इसकी अनुमति नहीं दी। वह घर जाना चाहती थी, उस घर में वापस जाना चाहती थी जिसे उसने बचपन में छोड़ा था, लेकिन जब वह वापस गई तो उसने पाया कि उसके परिवार में कोई भी उसे नहीं पहचानता। ये पता चला कि उसके परिवार ने हमेशा सोचा था कि वह 6 साल की उम्र से ही मर चुकी है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसकी यादों को दफना दिया। जब उसे ये सब पता चला तो वह उस घर में वापस नहीं गई, बल्कि खिड़की से अपनी माँ और पिता को देखती रही और फिर वह चली गई। लेकिन चूंकि उसका अंतिम हत्या मिशन विफल हो गया था, इसलिए संगठन द्वारा उसकी तलाश की गई। जब नैना ने ये कहा तो वह चुप हो गई और एक शब्द भी नहीं बोली। और विवान के बारे में क्या? वो पूरी तरह से अचंभित था। वो बिना सोचे समझे समझ गया कि वह किसके बारे में बात कर रही है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी कहानी इतनी महान होगी। विवान ने अपने सिर को छुआ और नैना को सांत्वना देने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई शब्द नहीं मिला। चिंता मत करो पत्नी, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जो कोई भी तुम्हें फिर से दुखी करने की हिम्मत करेगा, जो कोई भी तुम्हें फिर से रुलाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे सबसे पहले मार डालूंगा। किसी ने काफी देर तक अपनी बात रोके रखी और अंततः कुछ कहा, लेकिन इससे नैना ने उसे ठंडी नजर से देखा और वह इतना डर गया कि वह लगभग जमीन पर गिर गया।